सबसे पहले जो G7 है, जूस विथ GF, J फॉर जापान, U फॉर US। तो ये 4 की आउटकम्स थे। अफ्रीकन यूनियन वाला, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। गाइज, आप में से बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि GS की प्रिपरेशन कैसे करी जाए। तो आपकी हेल्प के लिए मैं GS के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं किसी भी एग्जाम में, उसकी एक सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ। और आगे वाले टाइम में मैं जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उन सबकी एक इंडिविजुअल लेक्चर की सीरीज भी अपलोड करूंगा। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है G20। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें मैं G20 की हिस्ट्री से लेकर के उसके इस साल के आउटकम्स तक आपको सब कुछ बताऊंगा, और आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के G20 से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो अब आपका ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो G20 की बात करें तो G20 के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ग्रुप ऑफ 20 है। तो इसमें बेसिकली 19 कंट्रीज रहने वाली हैं और एक यूरोपियन यूनियन रहने वाला है। यूरोपियन यूनियन खुद एक 27 कंट्रीज का ग्रुप है, 27 यूरोपियन कंट्रीज का ग्रुप है। तो G20 में 19 कंट्रीज प्लस आपका यूरोपियन यूनियन हो गया। और ये सब याद करने की जो कंट्रीज हैं, इनको याद करने की ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो बस 2 मिनट वेट करिए, आपके लिए ट्रिक्स भी आने वाली हैं। अब ये जो ग्रुप होता है, इसकी जो मेंबर कंट्रीज होती हैं वो एनुअली मीटिंग करती हैं हर साल, जो अपनी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पर डिस्कशन करती हैं। अभी तक यही काम था कि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पर डिस्कशन करेंगी, जिससे कि अगर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आती है तो ये उससे डील कर पाएँ। एनुअली डिस्कस करने वाली थी, पर अब क्या हो गया है, इसमें इकोनॉमिक के साथ साथ और भी चीज़ों पर डिस्कशन करने लगी हैं इसकी मेंबर कंट्रीज। जैसे कि आपका काउंटर टेररिज्म हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया। मतलब ना सिर्फ इकोनॉमी बल्कि अदर इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट पर भी डिस्कस करने लगी है G20 अपनी समिट पे। तो अब हम बात करते हैं ये G20 बना कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्ली 1970s की। मतलब अर्ली 1970s में ऑयल क्राइसिस हो गई थी आपके USA और यूरोप में। क्यों हुई थी? क्योंकि जो आपकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं जो ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं, उन कंट्रीज ने ये बोला था कि जो भी कंट्रीज इजराइल को सपोर्ट करेगा उसको ये तेल नहीं देंगे। तो वहां से ये क्राइसिस शुरू हो गई थी USA और यूरोप में, क्योंकि ये इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी बनी हुई थी, ये ऑयल केल वहीं मिडिल ईस्ट कंट्रीज से ही परचेज करते थे, तो इनको उससे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई इनके यहाँ। फिर उसके बाद में इन्होंने 1973 में एक इनफॉर्मल मीटिंग करी, जिसमें USA, UK, फ्रांस और वेस्ट जर्मनी थे। इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज पे प्लानिंग करेंगे मिलकर, ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम फिर ना आए। फिर 1975 में इस 4 कंट्रीज के ग्रुप को इटली और जापान ने भी ज्वाइन कर लिया, जिससे G6 बन गया। फिर उसके बाद में इसको 1976 में कनाडा ने ज्वाइन कर लिया, तो ये G7 बन गया। ठीक, तो G7 पे भी क्वेश्चन आते हैं, उसकी भी ट्रिक बताऊंगा आपको याद करने की। फिर उसके बाद में 1997 में एशियन क्राइसिस आ गई थी। आपकी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, यहाँ पर भी लोग कर्जे में डूबने लगे थे, और रसिया में भी प्रॉब्लम आ गई थी। तो 1998 में रसिया ने भी G7 को ज्वाइन कर लिया था, जिससे G8 बन गया था। फिर उसके बाद में 1999 में ये जो आपके G7 कंट्रीज थी, इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने डिसाइड किया था कि हमें G20 भी बनाना चाहिए। उसमें इन्होंने मतलब ये डिसाइड किया था कि जो भी आपकी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जो रीजनल पावर्स हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाए। तो इसके बाद दिसंबर 1999 में जो इन G20 कंट्रीज़ के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर्स और जो इनके सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स थे, उन सब की पहली बार मीटिंग हुई थी। फिर उसके बाद में ये इन्होंने सोचा कि केवल फाइनेंस मिनिस्टर्स और ये गवर्नर्स से काम नहीं बनने वाला, हमें जो लीडर्स हैं उन कंट्रीज़ के, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, उनकी मीटिंग रखने की ज़्यादा जरूरत है। तो 2008 में पहली बार G20 की समिट हुई थी, लीडर्स की मीट हुई थी। मतलब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आए थे इन कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन के, तो वो वॉशिंगटन में हुई थी पहली। तो ऐसे G20 बना। ये थी आपकी पूरी इसकी हिस्ट्री। अब G20 कंट्रीज की बात करें तो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी पूरी जो 20 हैं। तो अब इनको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले जो G7 है, जूस विथ GF, J फॉर जापान, U फॉर US, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा, E फॉर इंग्लैंड, इंग्लैंड यानी कि UK, तो जूस हो गया। फिर विथ GF, G फॉर जर्मनी और F फॉर फ्रांस। तो ये ट्रिक से आपको G7 कंट्रीज याद रहेंगी हमेशा। इसके अलावा अब ये जो हिस्ट्री में आपने देखा था कि रसिया ने ज्वाइन किया था 1998 में, ये G8 बन गया। अब इसको कैसे याद करोगे? जूस विथ रसियन GF, तो इससे आपकी G8 कंट्रीज हो गई। फिर बाद में हुआ यह था कि रसिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था, तो इसलिए इसको हटा दिया गया था G8 से, तो वापस G7 बन गई थी। फिर आपके G20 जो कंट्रीज़ हैं, G20 कंट्रीज़ को याद करने की
मतलब बहुत लोगों ने ट्रिक बता रखी है, इसमें भी मैंने लिख दिया ये ट्रिक। गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में है। जर्मनी, यूके, रसिया, यूएसए, जापान, इटली, साउथ अफ्रीका, इंडिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, चाइना, फ्रांस, कनाडा, इंडोनेशिया, मैक्सिको और ई से यूरोपियन यूनियन। तो ये G20 हो गई। G7, G8 और G20 की ट्रिक्स दे दी, इनकी कंट्रीज पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपको होप करता हूँ याद हो गई होंगी। अब G20 की जब भी सबमिट होती है तो उसमें आता कौन कौन है? सबसे पहले तो जो G20 के मेंबर्स हैं वो तो आएंगे ही। इसके अलावा एक परमानेंट गेस्ट मेंबर है, मतलब अभी तक जितने भी हुए सबमिट उनमें ये एक गेस्ट की तरह होता है, स्पेन इज अ परमानेंट गेस्ट मेंबर ऑफ G20। ठीक है, इसके अलावा जो भी होस्ट कंट्री होती है, जैसे इस बार इंडिया था होस्ट, तो वो अपने हिसाब से कुछ कंट्रीज़ को इनवाइट करता है। तो इंडिया ने भी कुछ कंट्रीज़ को इनवाइट किया था, वो आगे आपको बताऊंगा। प्लस कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं जो इसमें गेस्ट की तरह आते हैं, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, IMF हो गया, UN हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, ILO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, WHO, WTO, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, FSB और OECD, ये सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये भी इसमें इनवाइट करी जाती हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रेसिडेंसी की, मतलब इसका G20 का जो आपका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, इसकी प्रेसिडेंसी होती है जो हर साल चेंज होती रहती है। इसमें बेसिकली एक ट्रोइका सिस्टम फॉलो होता है, जिसमें पिछली साल कहाँ पे हुआ था ये, और इस साल कहाँ हो रहा है, और नेक्स्ट ईयर कहाँ पे होगा, इसका एक ग्रुप होता है। ये तीनों मिलकर उसमें काम करते हैं करंट होस्ट के साथ में G20 समिट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। पूरा ट्रोइका सिस्टम होता है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ये देख सकते हो, ये लिस्ट है पूरी, अभी तक 18 हुई हैं G20 की समिट। तो इनमें से केवल US ऐसा है जहाँ पे 2 बार हुई है, बाकी सब पे 1-1 बार हुई है। तो ये लिस्ट आप एक बार गो थ्रू कर लो। इस साल इंडिया में प्रेसिडेंसी थी G20 की, जिसकी टैग लाइन थी वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है द वर्ल्ड इज वन फैमिली। ठीक है, ये जो लाइन ली गई है महाउपनिषद से। महाउपनिषद जैसे सत्यमेव जयते जो है वो ली गई है मुंडक उपनिषद से, वैसे ही वासुदेव कुटुंबकम लिया गया महाउपनिषद से, और इसको इंग्लिश में लिखा गया वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ठीक है, तो आपको इसका थीम भी समझ में आ गया होगा। अब इसके लोगो की बात करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसका जो लोगो है वो 3 चीज़ों से इंस्पायर्ड है। सबसे पहले इसका जो वाइब्रेंट कलर्स हैं वो हमारे नेशनल फ्लैग से लिए गए हैं। ये देखो, इसमें सैफरन, वाइट, ग्रीन, ब्लू, सारे अपने इंडियन नेशनल फ्लैग के कलर्स हैं। कलर इसका इंस्पायर्ड है नेशनल फ्लैग से। अब इसमें आपको ये लोटस दिख रहा होगा जो हमारा नेशनल फ्लावर है, ये रिफ्लेक्ट करता है ग्रोथ अमिड चैलेंजेस। देखो जैसे कमल जो होता है वो कीचड़ में खिलता है ना, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि चैलेंजेस के साथ में आपको ग्रोथ करनी है। तो ये यहाँ से आपको समझ में आएगा। उसके जो 7 पेटल्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स को और सप्त स्वर को, सारे गामा पाधानी इनको, और जो आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनको। प्लस ये जो अर्थ आपको दिखाई दे रहा है ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे इंडिया के प्रो प्लेनेट अप्रोच को। मतलब जैसे हमारे जो इंडिया है वो काफ़ी सारे इनिशिएटिव लेता है ना एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जैसे लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इनिशिएटिव हो गया मोदी जी का। ठीक है, और काफ़ी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे काफ़ी फोकस करते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया हुआ है, सोलर एनर्जी पे भी काफ़ी फोकस करते हैं। तो प्रो प्लैनेट अप्रोच है हमारे इंडिया की। अब इस समिट की बात करते हैं जो न्यू दिल्ली में हुई थी, ये 9 से 10 सितंबर को हुई थी। पहली बार हुई थी इंडिया में। इसकी लोकेशन थी प्रगति मैदान, नई दिल्ली। लोकेशन का नाम था भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर। अब G20 ने अपने 6 एजेंडा प्रायोरिटी सेट किए थे जिन पर ये डिस्कस करने वाले थे इस समिट में। और जो भी होस्ट कंट्री होती है वो कुछ अपने हिसाब से गेस्ट को इनवाइट करती ना, तो इंडिया ने टोटल 10 कंट्रीज़ को इनवाइट किया था। बांग्लादेश, कोमोरोस, इजिप्ट, मॉरिशियस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE, जिसमें स्पेन जो है वो परमानेंट गेस्ट होता है, हर साल होता है G20 में एक गेस्ट की तरह। अब जो इंडिया के जो हमने अभी डिस्कस किए थे 6 एजेंडा प्रायोरिटीज़, उसकी बात करें तो इन 6 पॉइंट्स पर डिस्कस करना इंडिया की प्रायोरिटी थी, जिसमें आपका लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ग्रीन डेवलपमेंट और क्लाइमेट फाइनेंस आ गया। मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ों पर डिस्कस करने वाले थे। एक्सीलरेटेड इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट ग्रोथ, मतलब अगर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस अगर आ जाती है तो इंडिया उसको कैसे झेलेगा, कैसे उसको अडॉप्ट करके उससे इमर्ज कैसे करेगा, उससे उभरेगा कैसे, उस पर डिस्कस करना था। और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे कई सारे, तो उस पर डिस्कस करना था। और जो ये जो SDG जो 2030 तक का टारगेट था
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, उसकी प्रोग्रेस को हम और इन्हेंस करें, उस पर था। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर बात करनी थी और हम वुमेन लेड डेवलपमेंट पर भी फोकस करने की बात करने वाले थे। तो ये प्रायोरिटीज़ थी, ठीक है। अब जो की आउटकम्स निकले थे, मतलब समिट के बाद जो आउटकम्स निकली वो आप देख लो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहला जो आउटकम था वो ये था कि अफ्रीकन यूनियन ने भी G20 को एज अ परमानेंट मेंबर ज्वाइन कर लिया है। मतलब G20 अब G21 बन गया है एक तरीके से देखा जाए तो। और सेकंड पॉइंट की बात करें तो जो हमने बोला था ना, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे थे, तो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन देखो, एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बना है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया है, ठीक। और इसके अलावा एक न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया सबकी सहमति से। तो ये जो डिक्लेरेशन था न्यू दिल्ली वाला, ये प्रॉपर 20-25 पेज का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसको आप ऑनलाइन डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और इसके अलावा एक जॉइंट एग्रीमेंट भी हुआ है रेल और शिपिंग कॉरिडोर का, जिसको नाम दिया गया है इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें टोटल 5 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन रहने वाला है। इंडिया से इंडिया हो गया, यूरोप से यूरोपियन यूनियन होगा, मिडिल ईस्ट से 4 कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन और इजराइल। तो ये 4 की आउटकम्स थे, अफ्रीकन यूनियन वाला, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो ये इसके की आउटकम्स थे। इसके अलावा जो न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन हाईलाइट थे, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था, उसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने फिल्टर आउट किए हैं, वो आप एक बार देख सकते हो। उसमें वही सब है, काउंटर टेररिज्म पर बात करेंगे, है ना। काउंटर टेररिज्म हो गया, आपका टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ग्रीन डेवलपमेंट हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें, जेंडर इक्वलिटी, ये सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, इसके की हाईलाइट्स थे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा और कुछ आपको G20 के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपके लिए मोर देन इनफ है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के लिए। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए इसमें ऐड कर देता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप देख लो। सभी क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट में आंसर करके दो। पहला क्वेश्चन है G20 का थीम क्या रहने वाला है, ऑप्शंस देख लो स्क्रीन पर पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने अपनी G20 की प्रेसिडेंसी अब किसको दी है, तो ये आप देख लो। और अभी तक कितनी G20 की समिट्स हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी आप पॉज करके पढ़ लो और आंसर कर देना इसके। लास्ट क्वेश्चन जो है, G20 की ऑफिशियल लैंग्वेज इनमें से कौन सी है। तो होप करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट में कर दो। तो ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा, आपके लेक्चर्स भी लाऊंगा आगे चल के GS के। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए।